क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड हमारे पास में एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा कंक्रीट बनाएंगे और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। कंस्ट्रेंट मोशन से देखिए रिलेटेड हम लोग इसमें टॉपिक कवर कर रहे हैं। हमने जाना था कि कंस्ट्रेंट मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें पार्टिकल कुछ नियमों से बंधा हुआ रहता है और मोशन करने के लिए मजबूर रहता है। A motion in which particle is compelled to execute motion under some restriction that is known as the constraint motion। देखिए हमारे पास में एक रॉड है, वो रॉड जो है वो दोनों सिरों पर दीवारों के बीच में फिक्स करी गई है और इस रॉड पर देखो एक रिंग लगा हुआ है, एक छल्ला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखो एक रिंग लगी हुई है ना। इस रिंग से देखें यहाँ पर एक डोरी नीचे की तरफ आ रही है और जो डोरी है पुली के ऊपर से गुजर रही है। नीचे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा तो छल्ला किधर मूव करेगा, किधर मूव करेगा, राइट साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं। यहाँ लिखा हुआ है देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द रिंग। इस रॉड और रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आपको पता लगाना है कि किस वेलोसिटी से रिंग राइट साइड में मूव करेगी। गिवन क्या है फिर से देख लीजिए। A block of mass m is connected with a string which is attached by a ring, as you can see, over a rod. Now block is coming down with a speed of 20 meter per second. You have to find what is the speed of the ring if the angle made by the string with the rod is 37 degree. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन की मदद से। वैसे हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत इसका आंसर दे सकता हूं, लेकिन वो मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे देंगे। आप पहले समझिए ये क्वेश्चन जेई लेवल का है, तो इसको हम जेई के अप्रोच से सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत तुरंत आंसर आपको मिल जाए। सोचिए, आप अपने अंदर थिंकिंग की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करें। किसी क्वेश्चन को, हमारा मकसद केवल आपको तुरंत आंसर देना नहीं है बल्कि आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत बनाना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, मगर कैसे? कंस्ट्रेंट इक्वेशन की हेल्प से। देखिए ध्यान से, कंस्ट्रेंट इक्वेशन बेसिकली रिलेशन होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल अंडर सम रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे देखिए हमें पार्टिकल की वेलोसिटी की ज़रूरत है। यहाँ जो रिंग लगा हुआ है हमें रिंग की वेलोसिटी चाहिए, तो मैं बस डिस्प्लेसमेंट की बात करने वाला हूँ और वेलोसिटी की। क्या करें, हमें इसकी वेलोसिटी की ज़रूरत है। वेलोसिटी क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx/dt। अगर पार्टिकल x एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है ऐसा मान लो, तो देखो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम मानने जा रहे हैं कि एक रेफरेंस लाइन सबसे पहले चूज करेंगे। रेफरेंस लाइन, जब भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाना हो तो आप एक रेफरेंस लाइन को चूज किया करें, और रेफरेंस लाइन हमेशा फिक्स्ड पुली से हम लेते हैं। देखिए मैं यहीं पर एक लाइन ड्रा कर रहा हूं फिक्स्ड पुली के साथ में, ये है हमारी रेफरेंस लाइन। यहां मैं लिख दे रहा हूं रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन से आप किसी टाइम टी पर बात करिए, किसी टाइम टी पर सोचिए। जब टाइम टी पर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा ब्लॉक है इसकी पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे ये जो ब्लॉक है ये इससे कुछ नीचे है। चलो मान लेते हैं इसकी पोजीशन है x1, ठीक है। और देखिए ध्यान से, इसी टाइम t पर जो रिंग है, इस रिंग की रेफरेंस लाइन से पोजीशन क्या है, तो ये पोजीशन मैं मान लेता हूं चलो x2। बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ लिखेंगे जिस तरफ मोशन हो रही है। रिंग हमारी राइट साइड में मूव कर रही है तो इसको हम राइट साइड में दिखा रहे हैं, इसकी पोजीशन x2 को, और हमारा ब्लॉक नीचे आ रहा है तो हम इसकी पोजीशन को नीचे की तरफ शो कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखिए कि अगर मुझे ब्लॉक m की वेलोसिटी देनी है तो मैं कैसे दूंगा। तो ब्लॉक जो m नीचे की तरफ आ रहा है इसकी वेलोसिटी होगी dx1/dt। इसी तरीके से अगर मुझे रिंग की वेलोसिटी देनी है तो मैं कैसे दूंगा, dx2/dt। अच्छा, तो ये बताइए कि x1 x2 में रिलेशन कैसे बनाएं? बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर जरा सोचिए, वो क्या चीज है जो कांस्टेंट है, वो क्या चीज है जो कांस्टेंट होने वाली है इस पूरी मोशन में। बिकॉज यहां पर हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बदल रही है, तो स्प्रिंग की जो लंबाई है वो
पूरी मोशन के दौरान नहीं बदलेगी, फिक्स रहने वाली है। और ये जो रॉड है, इस रॉड की जो हाइट है इस फिक्स्ड पुली से, चलो ये हाइट मैं मान लेता हूं, ये हाइट h है, ये हाइट चेंज होने वाली नहीं है। तो दो चीजें यहां पे चेंज नहीं होने वाली है, ना तो इसकी हाइट बदलने वाली है और ना ही स्ट्रिंग की लंबाई बदलने वाली है। मैंने इसकी हाइट को h जूम कर लिया है और स्ट्रिंग की लेंथ को हम लिखने चल रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि नीचे वाले पार्ट की जो लंबाई अभी फिलहाल मौके पर है, ये लंबाई है L1, और जो लंबाई आप देख सकते हैं, जो ये तिरछी लंबाई है, ये लंबाई चलो मान लो ये लंबाई है L2। तो टोटल लेंथ क्या होगी स्ट्रिंग की? L1 प्लस L2। ये लेंथ बदलने वाली नहीं है। फटाफट आप नोट करें पहली चीज तो, total length of the string, that is the L1 plus L2, this is going to be constant throughout the journey। ये कांस्टेंट रहने वाली है, इस बात से सभी लोग एग्री कीजिए। अब एक काम करो, L1 को जरा फाइंड करो। आप बोलोगे फिलहाल इस टाइम पर, जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं, एट इंस्टेंट t, आप जरा बताओ L1 किसके इक्वल है? तो बोलोगे L1 तो x1 के ही इक्वल है। देख लो, आप देखना चाहो तो L1 किसके इक्वल है? x1 के ही इक्वल है। और जरा ये बताइए कि ये L2 किसके इक्वल है? L2 क्या फाइंड कर सकते हैं? हाँ, फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं? इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये इसका जो हाइट है h परपेंडिकुलर मान लीजिए, बेस x2 जूम कर लीजिए, हाइपोटेनस है L2। तो जरा बताओ इस L2 की वैल्यू क्या बन के आएगी? तो आप बोलोगे कि L2 की वैल्यू बनेगी √x2 स्क्वायर प्लस h²। बोलो बात सही है? इन दोनों का जो समेशन है वो कांस्टेंट है। मैं ये दोबारा लिखने जा रहा हूं, लिख लेता हूं, x1 प्लस √x2 स्क्वायर प्लस h² इक्वल्स कांस्टेंट c। मैं इस कांस्टेंट को c से डिनोट कर रहा हूं। वैसे टोटल इसकी लेंथ है, ये है ना, ये कांस्टेंट है। चलिए एक काम कर डालिए, इसको आप डिफरेंशिएट कर डालिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर वेलोसिटी की जरूरत है। मैं यहाँ लिख रहा हूं एक बार, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो जरा मुझे बताइए मुझे क्या मिलने वाला है? सो x1 का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, जल्दी से बताएं। dx1 बाई dt प्लस रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस h² को डिफरेंशिएट करें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, सभी को पता है। बताएं ये क्या चीज है? dx1 अपॉन dt क्या चीज है? वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? जो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं v1 से। प्लस आगे डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? √x2 स्क्वायर प्लस h² का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको? इसको आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, dt ऑफ x2 स्क्वायर प्लस h² पावर 1/2। कोई बुराई तो नहीं है, सभी को पता है, ऐसा कर सकते हैं। तो फिर से देखिए जरा, ये क्या बन जाएगा? इसको हमने t एज्यूम करना है अभी, x² h² को हम लोग क्या मान लेंगे? t मान लेंगे, t की पावर 1/2। डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 आ जाएगा सामने, और पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज द माइनस 1/2। यानी ये हो जाएगा एक तरीके से x² प्लस h² की पावर माइनस 1/2। अब इसको हमने t एज्यूम किया था, ये t था नहीं, x2 स्क्वायर प्लस h²। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे, करें डिफरेंशिएशन। तो x2 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2x2 dx2 बाई dt। समझ रहे हैं ना कैसे? क्योंकि ये x2 हमने इसको t माना हुआ है, t², तो t² का डिफरेंशिएशन 2t। अब ये t था नहीं, ये x2 है, तो फिर dx2 अपॉन dt से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा। आगे इसी तरीके से h² को डिफरेंशिएट करिए, हाइट कांस्टेंट है, 0 मिलेगा, इक्वल्स 0। समझ बात आ रही सभी को? ठीक है, आगे आ जाइए, v1 प्लस, इसको नीचे लेके चले आइए और पावर लगा दीजिए 1/2। तो ये बन जाएगा आपका 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस h² इनटू 2x2 dx2
बाई डी टी, ध्यान दीजिएगा, इक्वल 0। dx2 बाई डी टी क्या चीज़ है बताओ जरा भाई, dx2 बाई डी टी क्या चीज़ है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिंग जो कि आ रही है राइट साइड में, और जैसे जैसे ये राइट में बढ़ेगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है रिंग का वो लगातार कम हो रहा होगा कि नहीं घटेगा? आप देखो ना ध्यान से, रेफरेंस लाइन के करीब में जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी माइनस में लिखी जाए? हाँ बिल्कुल माइनस में ही लिखी जानी चाहिए। तो हम इसको लिखने वाले हैं माइनस v2 से। हम इसको क्या डिनोट करेंगे? माइनस v2। यहाँ मैं लिख रहा हूँ v1 प्लस, देखो ध्यान से, ये t से t 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये x2 अपॉन रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इंटू माइनस v2 इक्वल्स 0। ध्यान दीजिए, ये x2 अपॉन रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर क्या चीज़ है ये? आप बोलोगे ये वैल्यू बन रही है cos थीटा। cos थीटा का मतलब क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि यहाँ पर 37 डिग्री का है। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ cos 37। फिलहाल आ जाते हैं, इसको कर देते हैं v1 प्लस cos, जनरल एंगल अगर होता मान लो 30 थीटा होता तो मैं इसको थीटा लिखता, तो मैं इसको cos थीटा लिख रहा हूँ, और ये माइनस v2, माइनस साइन कहाँ करें? चलो बाद में इसको आगे कर देंगे। तो देख लीजिए आप, माइनस v2 cos थीटा को आप लेके चले जाएं राइट साइड में, आप बोलेंगे v1 इक्वल्स हो जाएगा v2 cos थीटा। यही है हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन v1 और v2 के बीच में। तो अगर आपको v1 की वैल्यू मालूम है तो आप v2 को फाइंड कर सकते हैं। क्या आपको v1 की वैल्यू मालूम है? हाँ मालूम है। ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहा है, v2 को फाइंड करना है, निकाल लेते हैं, आओ निकाल लेते हैं फटाफट जल्दी से। बोलें क्या लिखेंगे आप? v2 कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ पे v2 इक्वल्स v1 बाई cos थीटा, दैट इज v1 की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन cos थीटा मीन्स cos 37, क्योंकि हमारी जो ये स्ट्रिंग है ये इस रॉड से 37 डिग्री एंगल बना रही है। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? तो सभी को पता होगा, ये वैल्यू होती है 4/5, 4/5, 4 5 जा 25, 5 जा 25, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं, रिंग जो है 25 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा राइट साइड में छल्ला, और ये जो ब्लॉक है 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, और जाना भी चाहिए क्योंकि cos थीटा यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाओगे, एंगल के बढ़ने पर cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी और v2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। समझ गए? अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक मैं देने जा रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सोचिए, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड सभी के सभी ब्लॉक्स या पार्टिकल की जो स्पीड होगी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वो सेम रहेगी। इफ a string is inextensible and it is in motion, then the velocity of the all particles connected to the string will be same in the direction of string। तो देखिए ध्यान से, जो ब्लॉक m है ये तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, लेकिन जो छल्ला था वो थीटा डिग्री पे जा रहा था 37 की डिग्री पर। तो मान लो इसकी वेलोसिटी v2 है, तो v2 का पार्ट कितना इधर आने वाला है स्ट्रिंग की डायरेक्शन में? बोलोगे v2 cos थीटा। तो बस सीधी सी बात है, v2 cos थीटा इक्वल्स v1। आ गया आपका आंसर। इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं। समझ गए ना? ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कंस्टेंट रिलेशन कैसे तैयार करते हैं।